सड़क पर ही जीवन बिताना होगा। हे ऊपर वाले, यह कैसा पति दिया है तूने जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है। इस धूप में तो मेरी पूरी त्वचा जल जाएगी। यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो अंजलि? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मैंने अभी हार नहीं मानी है। दिनेश धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से गांव में एक और खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और रूपवती हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वो सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज तेल से सर में मालिश करती। एक दिन गांव के बाजार में मिथिलेश लौट आया, पैदल थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि दिनेश अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। मिथिलेश की छाती में आग जल उठी। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अभी भी जिंदा थी। तो अब यह हाल है, जो कभी मेरे पीछे पीछे चलता था आज वही मुझसे आगे निकल गया। यह तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। कैसे? क्या खास किया उसने जो मैं नहीं कर पाया? यह गंवार मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। यह कैसी विडंबना है कि वह दिनेश और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। कभी जो हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, आज वो हमें ही नीची निगाहों से देखते हैं। दिन रात उनका ऐसो आनंद देख देख कर मेरा दिल जलता है। कैसे दिन आ गए हैं कि जिनके ऊपर हम कभी दया करते थे, आज वही हम पर तरस खा रहे हैं। नहीं नहीं, सुनिए, अब और नहीं। मैं उन्हें हमसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, वरना मैं तो घुट घुट कर मर जाऊंगी। मिथिलेश गांव के ही बाजार के नजदीक एक भाड़े की झोपड़ी में रह रहा था और दिन रात एक ही बात सोचता कि कैसे दिनेश को नीचे गिराया जाए। और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। माँ कमलाबाई का देहांत हो गया। पूरा गांव मातम में डूब गया। दिनेश माँ के अंतिम संस्कार में टूट गया था, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। मिथिलेश भी वहाँ खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद मिथिलेश तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि माँ कमलाबाई ने मृत्यु से पहले सारी संपत्ति केवल मिथिलेश के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब दिनेश खेत से लौट रहा था तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं। गांव के पटवारी और चौकीदार। मिथिलेश ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख दिनेश, ये रहा वसीयतनामा। माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, यह घर, यह खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए तुम्हें यह घर और खेत खाली करने होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। भाई, ये तो क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। तू जानता है ना, माँ मुझसे कितना प्यार करती थी। वह तुझसे मुझे कम नहीं मानती थी। तू कैसे यकीन दिला सकता है कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया? कानून भावनाएं नहीं देखता दिनेश, वो सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। यह देख, यह दस्तावेज माँ ने अपने आखिरी दिनों में मेरे नाम लिखा था। सरकारी मोहरें लगी है, गवाहों के दस्तखत हैं। तुझे जो लगाना है लगा, पर सच्चाई यही है, अब यह सब मेरा है। भाई, क्या इतना सब काफी नहीं था? तुमने तो शहर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस माँ की यादों में जी रहा हूँ। इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। खेतों में माँ की हंसी की गूंज सुनता हूँ। क्या यह सब छीन लेगा तू मुझसे? माँ की परछाई भी बांट ली तूने। दिनेश चुपचाप अपनी पत्नी और एक जोड़ी कपड़ों के साथ वही पुराना टूटा फूटा खेत लेकर दूर कोने में जा बसा।
वह खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। रूपवती, तुम चिंता मत करो, हम फिर से मेहनत करेंगे। मिथिलेश ने मुझसे मेरी जमीन ली है, वो मेरा नसीब मुझसे नहीं छीन सकता। दुख तो इस बात का है कि मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, मुझसे दगाबाजी की, लेकिन मैं फिर से सब काम करूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द हम अपने गांव में घर ले लेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है जी, आप मेरी चिंता मत करिए। इस समय हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी यह झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। मुश्किल के समय में मैं आपके साथ हूँ। हम इस बुरे समय को भी मुस्कुरा कर पार कर लेंगे। दिनेश फिर से खड़ा हुआ और उसने फिर से दोगुनी मेहनत की। रूपवती ने भी फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिनेश का साथ दिया। मिथिलेश ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था कि धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जिन दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था मंगल सिंह, एक चालाक, लालची और चालू दलाल जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। मिथिलेश ने उससे कहा था, तू पेपर बनाकर दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही मंगल सिंह ने काम किया और पैसे मांगे, तो मिथिलेश ने टाल मटोल शुरू कर दी। अरे भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू समझना मेरी बात को। मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाद में ले लेना। अभी फसल तो बेचने दे। लेकिन मिथिलेश, इस बात को तो पहले ही 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे हैं, तू बहाना क्यों बढ़ा रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। और वैसे भी तू जैसे इंसान पर भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल है। तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ? चुपचाप मेरे पैसे आज शाम तक वापस कर, इसी में तेरी भलाई है। अरे, धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? जो करना है कर ले। अब नहीं देता तेरे पैसे, निकल यहाँ से। इतना सुनते ही मंगल सिंह दलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। गांव की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि गांव में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मिथिलेश वहां सबसे पहले पहुंचा ताकि अपने झूठ को सच का पोशाक पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां दलाल मंगल सिंह आ धमका। सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, दस्तखों की तुलना और तहसील से निकली उसकी नकल पेश की। सबके सामने उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, इन कागजों पर जो दस्तखत है वह दरअसल कमलाबाई के नहीं है। मैंने खुद मिथिलेश के कहने पर यह बनाए थे और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था वह भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूँ, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूँ जिसने अपने ही सगे भाई के साथ छल किया। पूरा गांव यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया। मिथिलेश की बोलती बंद हो गई। डर के कारण मिथिलेश अंदर से कांप रहा था। सरपंच जी अपना फैसला सुनाते हुए बोले, अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मिथिलेश, तूने न केवल अपने भाई को ठगा बल्कि अपनी माँ की आत्मा को भी अपमानित किया है। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? तेरे हाथ नहीं कांपे? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। और अंजलि, तुम्हें सब पता होने के बावजूद भी तुमने मुझे नहीं बताया। शर्म आती है मुझे तुम्हें मेरी बेटी कहने पे। मेरी आंखों के सामने से दोनों निकल जाओ यहाँ से। सुनो 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 गांव वालों, दिनेश को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए और मिथिलेश और अंजलि को गांव से बेदखल किया जाए ताकि वह दूसरों के लिए सबक बने। और यहीं आज की पंच सभा खत्म होती है।
मंगल सिंह को भी चेतावनी दी गई कि अगली बार उसने किसी ग्रामीण के साथ ऐसा व्यवहार किया तो उसे भी सजा मिलेगी। और फिर मिथिलेश ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वह चुपचाप धूल भरे रास्तों पर चलते हुए गांव से निकल गया। अब मिथिलेश हर गांव में काम मांगता है। कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सोता है। कई बार तो उसे कोई काम नहीं देता, क्योंकि उसकी बदनामी उसके आगे आगे चलती थी। उसकी आंखों में अब ना स्वाभिमान है, ना ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर दिनेश ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे ऊपर वाले, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा। शायद समय ने अपना सबक उन्हें सिखा दिया है। अब तू उनकी मदद कर। आपका दिल तो बहुत बड़ा है जी, शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, सब समय समय का खेल है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे समय ऐसा पाठ पढ़ाता है कि उसकी पहचान तक मिट जाती है, और जो मेहनत करता है वह एक दिन जरूर समय के ताज पर राज करता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सा किरदार सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? कमेंट में जरूर बताइए। आप लोगों का महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए धन्यवाद।